So good morning class. Today we'll start with class 8 Geography chapter 2 and this is our fourth lecture and this is our revision class and our first topic is water. So class, all of you know that in world there is 1/4 water in earth which is fit for human consumption. So water is a vital renewable resources. 3/4 of the earth surface is covered with water. So हम अर्थ की बात करें तो 3/4 जो है वो कवर है, मीन्स अप्रॉक्स 70% क्या है, वाटर है पूरे अर्थ पे, और 30% जो है वो क्या है, लैंड है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लगभग 1% जो है वो फ्रेश वाटर है जो कि फिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब ये भी जो फ्रेश वाटर है वो किस रूप में मिलते हैं, लेक्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स और आइस शीट और आइस. सो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो हमें इस रूप में ही मिलते हैं. सो अबाउट 70% ऑफ जो वाटर जो है वो क्या है, occurs in ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. So basically class, ये जो वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो है वो उनको फ्रेश वाटर चाहिए और ये हमें इसी रूप में मिलते हैं. सो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये अपने आप को रिसाइकिल करती रहती है. मीन्स अगर हम कहें कि क्लाइमेट चेंज के वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ही कम हो रहे हैं. लेकिन ऐसा हम एक पर्टिकुलर प्लेस के सेंस में कह सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल वाटर कंटेंट की, ये जो 70% वाटर है ये कभी भी 1% भी कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वाटर साइकिल के प्रोसेस से ये फिर क्या होते हैं, रिटेन और रीगेन होते ही रहते हैं. सो इसमें so class, let's move to our next important topic, problems of water availability. So there are scarcity of water in many regions of the world. Most Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, part of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. So हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको साफ पानी या फिर फ्रेश वाटर की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमी महसूस हो रही है या फिर शॉर्टेज है. अब इसका कारण हम देख लेते हैं. Countries located in climatic zones must susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequences of various in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over the exploitation and the combination of water resources. So, इन देशों में पानी की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, क्लाइमेटिक जोन मस्ट बी सस्पिटेबल. मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, टॉपिक ऑफ कैंसर टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो बेल्ट है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाटर सप्लाई मिलती है. बट अगर हम जैसे ही अपर या फिर लोअर पार्ट्स में जाएंगे, जो रेनफॉल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी पाई जाती है. और इसका हम दूसरा अगर सेंस ले तो यहाँ पे क्या होता है, सीजनल जो चेंज है उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे वाटर पे डिपेंड करते हैं. और फ्रीक्वेंटली इन एरियाज में क्या होते हैं, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड में क्या होता है कि यहाँ पे ऑफ्टेनली ड्राउट्स आते हैं. इसकी वजह से यहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है. और मे भी अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका एक बहुत ही वर्सेटाइल कंट्री है जिसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, ग्रीनरी है प्लस डेजर्ट्स एरिया है. तो ये एक्चुअली होता है क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से. सो क्लास, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज.
सो लेट्स सी व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम वाटर को क्यों प्रिजर्व करें? सो लेट्स सी एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर sources is a major problem facing world today. Steps have been taken to conserve these dwindling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents into water bodies are major contaminants. So they pollute water with nitrates, smells and मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो क्लास हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ह्यूमन ग्रोथ और फॉर ह्यूमन लिविंग। सो हम कह सकते हैं पानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें वाटर जो है वो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड कुकिंग एंड डोमेस्टिक वर्क एंड इंडस्ट्रीज, हर चीज़ में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की। तो वाटर को हमें प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के युग में या फिर टुडेज वर्ल्ड में अगर हम कहें तो वाटर इज बीइंग मोर पोल्यूटेड। सो वाटर जो है आजकल बहुत ही ज्यादा पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है अबाउट द अनट्रीटेड सीवेज या फिर ड्रेनेज जो है वो सीधे सीधे कहाँ पे डंप होते हैं? रिवर्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर जो है फुल्ली पोल्यूट हो गए थे, जिसका हमने एग्जांपल लिया था अबाउट द यमुना रिवर इन दिल्ली। सो लेट्स सी इन दिस फिगर 2.8, यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। सो हम कह सकते हैं कि जो यमुना का पानी है वो आज पूरे ब्लैक कलर का है और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई है। वो पानी जो है बहुत ही ज्यादा उसमें पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन किसकी वजह से हुए हैं? अनट्रीटेड सीवेज जो है हमने रिवर में डंप किया उससे, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मींस इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट जो भी है वो सारा का सारा पानी जो है हम बिना किसी प्रोसेसिंग के हमने रिवर्स में डंप किया है, जिसकी वजह से रिवर्स जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गए हैं। इसके बाद जो भी गार्बेजेस हैं, जो हाउस होल्ड जो कचरे हैं, हम वो सीधे कहाँ पे डंप कर देते हैं? रिवर्स में, जिसकी वजह से रिवर का वाटर जो है वो पूरी तरह से पॉल्यूट हो गया है। और उसके साथ साथ जो एक्वाटिक एनिमल्स उसमें लिव करते थे उनको भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ का इकोसिस्टम था वो भी हमने क्या कर दिया है? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि एक मेजर फैक्टर आ जाता है किस पे? ग्लोबल वार्मिंग पे और द क्लाइमेट चेंज। सो मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो इसमें ये जो वाटर है इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि खत्म नहीं होते या फिर वैनिश नहीं होते हैं, वो उस पानी के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय द केमिकल वाटर इज कॉल्ड आर कैंसर। सो एक कैंसर जो है वो हमारे बॉडी में हो जाता है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। तो इसको हम बचा सकते हैं जब भी ये केमिकल वेस्ट जो है इंडस्ट्रीज के रिवर्स में जाती है, उससे पहले हमें इनको क्या करना होगा? इनको ट्रीट करना होगा, इनको क्लीन करना होगा। उसके बाद जैसे ही टॉक्सिक वेस्ट वहां पे खत्म हो जाते हैं तब उस वाटर को हमें रिवर्स में डंप करना चाहिए, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। सो हम कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कहाँ से रिप्लेनिश होता है? होता है क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट है या फिर वेजिटेशन है वहाँ पे जो बारिश होती है, वो जो मॉइस्चर है वो लैंड में, उस मॉइस्चर के थ्रू वो जो वाटर है सीधे कहाँ पहुंच जाती है? ग्राउंड में। लेकिन अगर हम वहां से वेजिटेशन पूरी तरह से क्लियर कर दें तो क्या होगा? वहां पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी जो लैंड की वो खत्म हो जाएगी, और वो जो रिप्लेनिश ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। So, water is used for irrigation fields. Canals should be properly linked to minimize loss of water by seepage. So, हम कह सकते हैं वाटर को हमें बचाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कैनल्स को क्रिएट करना चाहिए, ताकि जितने भी पानी जो बेकार में बह रहे हैं उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। किस सेंस में? एग्रीकल्चरल सेंस में। ठीक उसी तरह से अगर किसी एरिया में ड्राई एरिया है या फिर बहुत ही सूखा जगह है तो वहां पे हमें कैनल इरिगेशन के अलावा हमें क्या करना चाहिए? वहां पे स्प्रिंकल इरिगेशन करना चाहिए, ताकि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। क्योंकि स्प्रिंकल्स में आपने देखा होगा कि अगर आमतौर पे हम कहें तो एक बोरवेल है जिससे क्या है पूरा वाटर गिर रहा है, और इसके बाद
ये जो है थ्रू ड्रेन्स, थ्रू नाली की तरफ से वो कहाँ पे जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जा रहे हैं। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी जो है एक दूसरी जगह से बहती है, जिससे बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। लेकिन ये जो मेथड है वो सूखे जगह पे नहीं होती है। सूखे जगह पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए क्रॉप, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो कि यहाँ पे स्प्रिंकल या फिर ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे यूज होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइपलाइंस होंगे, इस पाइप में से यहाँ पे एक होल होगा जिससे यहाँ पे ही से पानी गिरेगा, और ये पानी जो है पूरी तरह से वेस्ट नहीं होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। उसी तरह से स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है कि स्प्रिंकल इरिगेशन उन एरियाज में होता है जहां पे बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स है या फिर बहुत ही ज्यादा वहां पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। फॉर एग्जांपल टी गार्डन में हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज्यादा कम मिनिमाइज कर सके। सो लुक एट इन योर बुक फिगर नंबर 2.9 ए वाटर स्प्रिंकल। ये एक झरने की तरह होता है जो कि पूरा घूमता रहता है और चारों तरफ जो है वो इक्वल मात्रा में वाटर जो है वो सप्लाई करती है। So class, these are the some of the measures through which we can minimize the wastage of water and use water systematically for irrigation and other domestic or industrial purpose. So let's see our next topic, natural vegetation and wildlife. So class, this is our next topic, natural vegetation and wildlife. So let's see, some school children were visiting an exhibition on the handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made up of jute." The teacher said, "Do you see those baskets, lamps, shade and chairs? Those are made up of canes and bamboos. In the eastern and the northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk craft. So, see this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry tree. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. So class, let's see. यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि बच्चे जो है वो डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो देख रहे हैं किसका मेड है, जो कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन से आया है। फॉर एग्जांपल सिल्क जो है वो सिल्क वार्म से एंड मलबेरी ट्री से है, और उसके बाद जो बैम्बू क्राफ्ट है या फिर जूट है, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचुरल वेजिटेशन से। मीन्स जो भी पेड़ पौधे हैं उनका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूसेज है। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वाज कॉल्ड बायोस्फीयर। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक सम्मिलित रूप है किसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का एंड एटमोस्फीयर का। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को हम सिर्फ ऑक्सीजन ही दें या फिर एयर दें और हम उनको लैंड नहीं दें तो भी ह्यूमन बींग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई भी एनिमल्स जो है, या फिर हम लैंड दे, वाटर दे, एयर नहीं दे तो भी हम नहीं जी पाएंगे, या फिर हमको पानी मिले, लैंड मिले और वाटर एयर नहीं मिले तो भी हम लीव नहीं कर सकते। हम कब लीव करेंगे, जब ये तीनों जो कॉन्टेक्ट है हमारा कौन कौन सा, जैसे कि जो नैरो जोन है तीनों का कौन कौन सा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर जो है वो मिलकर के एक बायोस्फीयर बनाता है जो कि फेवरेबल है फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। सो in the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. So हम कह सकते हैं बायोस्फीयर में जितने भी एलिमेंट्स हैं और प्लांट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस से पढ़े होंगे अबाउट द फूड चेन। तो फूड चेन जो है वो इससे है डिपेंड करता है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेंगे। इसी तरह से ये जो चेन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द लाइफ इज सपोर्टिंग
द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज द इकोसिस्टम। सो हम जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, इसको हम कुल मिलाकर के हम इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार में कहें तो यहाँ पे इन बिहार वी विल फाइंड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पे हमें डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, और वहाँ की जो फूड हैबिट है, वहाँ का जो सेटलमेंट है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है या फिर प्रेसिपिटेशन है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है उस एरिया के इकोसिस्टम पे। सो vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil to essential for growing crops, act as a shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, tarpon oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. So हम कह सकते हैं जो प्लांट्स है वो हमें बहुत तरह से हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हमारे रहने के लिए, एनिमल्स के रहने के लिए प्लांट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट्स है, नट्स है, लेटेक्स है, टार्पिन ऑयल है, गम्स है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, पेपर है जो हमें वुड से मिलती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं वेजिटेशन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स। हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो भी हमें बहुत तरह से हेल्प करती है, या फिर हम भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन द एनिमल लाइफ। फॉर एग्जांपल एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट मिलती है, मिल्क मिलता है, हाइड्स मिलते हैं और ऊल मिलता है। और ऑफ्टेनली वी यूज द स्किन ऑफ द एनिमल्स, बोन्स ऑफ द एनिमल्स एंड टीथ्स एंड नेल्स ऑफ द एनिमल्स फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो हम कह सकते हैं एनिमल से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और एनिमल्स के बॉडी पार्ट से भी हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर द ह्यूमन लाइफ। सो insect like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play a decomposer in the ecosystem. So हम कह सकते हैं जो मधुमक्खी है या फिर जो हनी बी है, उससे हमें क्या मिलता है, शहद मिलती है, हनी मिलती है, और साथ ही साथ ये जो हनी बीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में। मीन्स जो फूलों का निकलना है या फिर जो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ये जो है वो ब्रीड करते हैं किसको, फ्लावर्स को। तो इसी तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स प्ले ए डिफरेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस और ए कंट्री। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं, और बाद में ये एक डीकम्पोजर का भी काम करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज ए डीकम्पोजर एज वेल। सो कह सकते हैं डीकम्पोजर मीन्स अगर हम कहें कि बहुत सारे मधुमक्खी हो जाए या फिर बहुत सारे काउस हो जाए, तो क्या होगा कि जितने भी ग्रासेस हैं वो काउस पूरे क्या क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, और जो वेजिटेशन कवर है वो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एक और एनिमल है जिसे हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोरस एनिमल जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है या फिर जो फूड चेन है वो मेंटेन रहता है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें वल्चर की, तो वल्चर एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव डीकम्पोजर के रूप में आता है, क्योंकि जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्लस डिसीज जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो वो वल्चर्स क्या करते हैं, उस डेड बॉडीज को खा करके उसको डीकम्पोजर का काम करते हैं, जिससे कि बहुत सारी डिसीजेज जो है वो स्प्रेड नहीं होते हैं, और ये एक बहुत ही बेटर तरीके से क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक उसी तरह से फेड ऑन द डेड लाइवस्टॉक ऑफ द कवरेज एंड उसी तरह से सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सो इस तरह से कह सकते हैं जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो बहुत छोटे हो या फिर बहुत बड़े हो, वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। सो क्लास लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन।